गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सभी भावी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास, जो कि सुबह 9 बजे की हिंदी की क्लास रहती है, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आपका अव्यय, काल और वाच्य का टॉपिक चल रहा है। उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी से संबंधित कुछ MCQs को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये जो आपका टॉपिक है ये आपका बीएड और डीएलएड का कॉमन टॉपिक है। अब तक मैंने हमारे चैनल पे लगभग 25 क्लासेस जो हैं वो हिंदी की ले चुकी हूँ, जिसमें आपकी वर्णमाला, व्यंजन, स्वर, आपके कारक हो गए, वाच्य हो गए, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, विराम चिन्ह, इन सभी से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्लासेस में हर एक टॉपिक की ले चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर हिंदी बाय मधु मैम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ जाके इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लासेस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप आपका घर का कुछ काम करते समय भी आधे आधे घंटे की क्लासेस हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करवाती हूँ उनको हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कल आज की क्लास में जो मैंने आपको आज की जो लगभग 11 बजे आपकी जो क्लास आने वाली है उसमें आपको मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया है। आप उस क्लास में ज़रूर आइएगा, जो कि सुबह 11 बजे होगी। उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया। अब आप उस क्वेश्चन पेपर में देखिएगा कि कितने जो क्वेश्चंस हैं, है ना, उनका सोल्यूशन आपको मेरी इन हिंदी की क्लासेस से मिल जाएगा। क्योंकि वो उसमें जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं आपको हिंदी की क्लासेस में, वो सभी टॉपिक्स आपके बीएड और डीएलएड दोनों में ही मतलब इंक्लूड है। वो टॉपिक्स है ना, दोनों के कॉमन टॉपिक्स हैं। तो आप ऐसा करते ही मत सोचिए कि ये जो क्लास है वो सिर्फ बीएड वालों के लिए। जी नहीं, ये बीएड वालों के लिए नहीं है। ये जितने भी स्टूडेंट जो कि भावी शिक्षक हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीएड वाले, डीएलएड वाले, यहाँ तक कि अब जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इस टॉपिक की 2 क्लासेस ले चुके हैं। आज की जो क्लास है वो हम आगे के क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, लगभग हम इसके 50 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। अब आज जो है वो हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है आपका, वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपको बताना है कि वह 1 सप्ताह बाद आया, इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन हैं आपके, वह, एक, बाद या फिर आया। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। 1 सप्ताह तो आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। बाद आया क्रिया विशेषण, है ना, मतलब बाद में आना, आना है ना, कि आना क्या है, एक क्रिया है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि भाई बाद में आया। तो ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वाक्य की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है। आपको लेकिन शब्द को पहचानना है कि लेकिन शब्द यहाँ क्या है। क्या ये क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यय, है ना। लेकिन शब्द जो है वो अव्यय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये एक अविकारी शब्द है। अविकारी मतलब ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन या फिर क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो वो अव्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? आपको बताना है कि धीरे धीरे जो है वो
किस प्रकार का शब्द है? क्या ये क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण है ना। धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? लिखने की। लिखना क्या है? एक क्रिया है और धीरे धीरे जो है वो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में अव्यय है, आपको दिए गए शब्दों में से बताना है कि कौन सा एक अव्यय है। उत्तर, ठीक, जापान या फिर कृष्णा। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक। उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है ना, जो कि संज्ञा में भी आ सकती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उत्तर एक प्रॉपर दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो विशेषण की बात करें तो ये आपका स्थान सूचक विशेषण के अंतर्गत आ जाता है। जापान जो है वो एक देश का नाम है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और कृष्णा भी जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ जो ठीक शब्द है वो अव्यय के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? अभी मैंने आपको बताया विकृत मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो सके, है ना। तो अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है ना। जबकि किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। और संज्ञा की जो विशेषता बताने, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और क्रिया होता है जब कोई कार्य किया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? आपको बताना है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या फिर अत्यंत। परिणामवाचक मतलब जहाँ पर किसी चीज की क्वांटिटी की बात हो रही हो, तो क्या हो जाएगा आपका। तो आपका जो ऑप्शन है सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका अत्यंत। अत्यंत है ना, मतलब अत्यंत गहरा, मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। मैंने आपको बताया था ये। अब वही तो बात है कि अब मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगभग 25 क्लासेस में ले चुकी हूँ। ज़्यादा लेंदी क्लासेस नहीं, आधे आधे घंटे की क्लासेस हैं। आप रोज़ दिन में 1 से 2 क्लासेस को भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसमें कोई थ्योरी नहीं करवाई है, हर एक थ्योरी को मैंने इन्हीं MCQs के फॉर्म में ही आपको समझाया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अत्यंत है ना, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा, कम, ये सब क्या होते हैं? ये ना क्वांटिटी को दर्शाते हैं। तो ये सभी जो हैं ये परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द में अत्यंत क्या है? बताइए। संज्ञा है, संबंध बोधक है, समुच्चय है या फिर क्रिया विशेषण है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। गाना क्या है? एक क्रिया है और अत्यंत सुंदर गा रही है तो गाने की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह धीरे धीरे चल रहा है। में रेखांकित, वही बात आ गई, धीरे धीरे जो है वो क्या है? एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि चल रहा है क्या आता है? एक क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है आपका, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है ना। जल्दी से जो शब्द है वो पद का कौन सा भेद है? क्या ये योजक है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना। लपकना, लपकना क्या है? एक क्रिया है और जल्दी से उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राम धीरे धीरे पढ़ता है। में धीरे धीरे शब्द है, अब पढ़ना क्या है? ये भी क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी,
ये सभी क्रिया विशेषण के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब धड़ाधड़ शब्द जो है वो क्या है? क्या ये क्रिया विशेषण है, विशेषण है, प्रक्रिया है या फिर प्रविशेषण है? बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिकना भी क्या है, एक क्रिया है और ये क्रिया के आगे लगा हुआ है धड़ाधड़, तो ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण। जैसे अपन ने अभी पहले पढ़ा कि या फिर एग्जाम्पल के लिए समझ लें कि मीना अत्यंत सुंदर लड़की है। अब सुंदर तो अपने आप में एक विशेषण है, पर यहाँ पे अत्यंत शब्द और लगा दिया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह चलते चलते रुक गया, यह पद क्या है? आपको बताना है कि चलते चलते रुक गया, तो ये पद क्या है? सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण है? तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण है। चलते चलते, रुकना भी एक क्रिया है, पर कैसे रुका, है ना, कैसे रुका भाई, चलते चलते रुका, तो चलते चलते यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अविकारी शब्द क्या है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग और वचन और क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं आपके, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेना युद्ध में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध शब्द बताइए, है ना। क्या है आपका वाक्य कि सेना युद्ध में आगे बढ़ी। इस वाक्य में आपको जो संबंध दर्शा रहा है उस शब्द को पहचानना है। सेना, युद्ध क्षेत्र, आगे या फिर बढ़ी। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका आगे, है ना। सेना और आगे बढ़ने, जो बढ़ना है ना, बढ़ना क्या है, क्रिया है, तो सेना और बढ़ना शब्द को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, आगे, तो ये एक संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। मुंबई के निकट पूना स्थित है ना, मुंबई के निकट पूना स्थित है। समुच्चय बोधक ये क्या है? क्या ये समुच्चय बोधक शब्द है, संबंध सूचक शब्द है, सर्वनाम है या फिर क्या है, संज्ञा है? तो बताइए निकट जो शब्द है, मुंबई के निकट जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संबंध सूचक, है ना। मुंबई और पूना के बीच संबंध कौन बता रहा है, निकट शब्द, तो ये संबंध सूचक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर, ठीक है, आपके ऑप्शन हैं 13, 12, 14 या फिर 15। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने भागों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके 13, 12, 14 या फिर 15। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। वैसे अर्थ के आधार पर जो संबंधवाचक अव्यय होते हैं वो 10 भागों में विभक्त हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में 10 नहीं दिया गया है। देखिए 10 कौन कौन से होते हैं कि कालवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, समताबोधक, विरोधवाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक और कारणवाचक। ये 10 प्रकार होते हैं, पर यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो या तो आप इसको सुधार लीजिए या फिर अगर आपको लगता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक सही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे वो भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा।
तब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। आपको भर शब्द पहचानना है कि ये किस प्रकार का शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं, संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या फिर समुच्चय बोधक अव्यय है। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भर, है ना। रात और जागना के बीच में भर शब्द जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये संबंध सूचक अव्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा लगना मानो बम फट गया हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है। आपको बताना है, ऐसा लगा मानो बम फट गया। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक या फिर कारण बोधक। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ मानो शब्द आ रहा है ना, तो ये स्वरूप बोधक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है आपको। वह आया और मैं गया में किस प्रकार का समुच्चय बोधक शब्द है। वह, आया और या फिर गया। बताइए इसका उत्तर। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। सी जो है वो एक अव्यय शब्द है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अर्थात, अतएव, अथवा या आजन्म। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आजन्म, है ना। आजन्म जो है वो एक अव्यय ही नहीं है ना। तो ये इसका उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह क्यों नहीं आया। इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है। आपको की जो है बताना है, उससे क्या पता चलता है। आपका वाक्य है, वह क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क, इसलिए कि वह बीमार था। तो यहाँ पर की जो शब्द है वो किस चीज़ का बोध करवा रहा है। अथवा का, जोड़ने का, कारण का या फिर और का। बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कारण का, है ना। भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि, है क्योंकि शब्द जो है वो इसलिए कि, इसलिए शब्द भी जो है वो कारण बताने का काम कर रहा है। अगला प्रश्न है आपका, जो शब्द वाक्यों, वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब जोड़ने का काम करता है, मतलब समूह बनाने का, समुच्चय बनाने का काम करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा। उसे कहा जाएगा आपका समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न है आपका, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। अब समुच्चय बोधक किसे कहेंगे भाई, अविकारी को, विकारी को, दोनों को या कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, अव्यय होता है, और अव्यय जो है वो एक विकारी शब्द, अविकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाय मैं अब क्या करूं। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है। आपको बताना है दिए गए वाक्य में से कौन सा शब्द है जो विस्मयादि बोधक है। हाय, अब, मैं, क्या। तो आपका उत्तर हो जाएगा हाय। हाय के पीछे ही विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो हाय शब्द जो है, हाय, अरे, हे राम, है ना, आह, ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। छी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 75 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अफसोस में नहीं आ जा सका, है ना। तो अफसोस में नहीं जा सका में रेखांकित शब्द जो है वो अव्यय किस प्रकार का है। संबोधन सूचक अव्यय है, शोक सूचक है, आश्चर्य है या फिर हर्ष सूचक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
अफसोस हो रहा है भाई, उसको अफसोस। अफसोस क्या होता है? हमेशा अफसोस कब होता है? जब आपको किसी चीज़ का दुख होता है। तो ये शोक सूचक अव्यय है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और प्लीज़ आपसे फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरी इस हिंदी की जो प्लेलिस्ट की जो पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगी आपके वो यूपी डीएलएड का, उससे आपको बहुत ज़्यादा, उन क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, आप ये कहते ही मत सोचा करिए कि भाई ये तो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लास है, ऐसा नहीं है। अभी जो मैं इसमें टॉपिक्स करवा रही हूँ, अभी फ़िलहाल की जो बात कर रही हूँ, जो अब तक करवा चुकी हूँ, वो जो टॉपिक हैं वो आपके डीएलएड के भी टॉपिक हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, अव्यय, है ना, और आपके इसके अलावा वर्णमाला थी, जिसमें जो विराम चिन्ह थे, ये सभी आपके डीएलएड में भी तो हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि ये सिर्फ बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस है? जी नहीं, आप इन क्लासेस को भी देखिए। क्लासेस शॉर्ट हैं, ज़्यादा लेंथी क्लासेस नहीं हैं, आधे आधे के घंटे की क्लासेस हैं। आप दिन में 1 से 2 क्लासेस को भी देखेंगे तो भी जब तक आपके एग्ज़ाम आएंगे तब तक आप सारी क्लासेस को देख चुके होंगे। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और आप जो है वो आप सुबह 11 बजे की क्लास में ज़रूर आइएगा, क्योंकि मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डीएलएड वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 11 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।